नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया विनाश के कगार पर खजी हुई है, मानवता ने शांति की गुहार लगाई है। 21वीं सदी, जिसे हम विज्ञान, तकनीक और विकास की सदी मान रहे थे, आज वही सदी तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी कांप रही है। पिछले 3 सालों से यूरोप की धरती खून से लाल है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध ने न केवल इन 2 देशों को बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया है जहां से निकलने का रास्ता किसी को नहीं सूझ रहा। मिसाइलों की गूंज, शहरों का मलबे में तब्दील होना और लाखों बेगुनाह लोगों का विस्थापन, यह आज की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। दुनिया की महाशक्तियां जो खुद को विश्व का ठेकेदार कहती थीं, आज या तो इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं या फिर बेबस होकर तबाही का मंजर देख रही हैं। अमेरिका, यूरोप, चीन, हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है, हर कोई अपने भू राजनीतिक स्वार्थ साध रहा है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन, जिसका गठन ही युद्ध रोकने के लिए हुआ था, आज केवल निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला एक लाचार मंच बनकर रह गया है। लेकिन दोस्तों, इस घने अंधेरे और मायूसी के बीच पूर्व दिशा से एक उम्मीद की किरण जागी है। एक ऐसा देश जिसने धारों सालों के इतिहास में कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया। एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी से बुद्ध और गांधी जैसे शांतिदूत निकले हैं। एक ऐसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत को केवल बोलता नहीं बल्कि जीता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। आज वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और कीव से लेकर बीजिंग तक पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली पर टिकी हैं। दबी जुबान में ही सही, लेकिन अब दुनिया के बड़े कूटनीतिज्ञ यह मानने लगे हैं कि अगर कोई देश रूस और यूक्रेन को बात करने के लिए बीच सुलह करवा सकता है, अगर कोई नेता व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को एक मेम पर ला सकता है, तो वो देश भारत है और वो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी महागाथा का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया की सुपर पावर्स फेल हो गईं और भारत उम्मीद का केंद्र बन गया। भारत के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो इस युद्ध को रोक सकता है, और अगर भारत इसमें सफल हुआ तो कैसे यह घटना भारत को हमेशा के लिए विश्व गुरु के सिंहासन पर स्थापित कर देगी। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, यह कहानी है भारत के उदय की, भारत की उस नई ताकत की जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। दोस्तों, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी जात को समझना जरूरी होता है। आखिर यह युद्ध रुक क्यों नहीं रहा? क्यों रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और क्यों यूक्रेन हार मानने को राजी नहीं है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह लड़ाई केवल हमीन के एक टुकड़े की नहीं है, यह लड़ाई अहंकार और अस्तित्व की बन चुकी है। रूस के लिए यह नाटो के विस्तार को रोकने और अपनी सुरक्षा की लड़ाई है। पुतिन का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो दुश्मन की मिसाइलें मॉस्को के दरवाजे पर खजी हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए यह अपनी संप्रभुता और आजादी की लड़ाई है, और इन दोनों के पीछे खजा है पश्चिमी देशों का एक ऐसा समूह जो चाहता है कि यह युद्ध चलता रहे ताकि रूस की शक्ति क्षीण हो जाए, भले ही इसके लिए यूक्रेन पूरी तरह तबाह क्यों ना हो जाए। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हारों प्रतिबंध लगाए। उन्होंने सोचा था कि रूस की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, पुतिन घुटने टेक देंगे और रूस में तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। रूस ने न केवल इन प्रतिबंधों को सहन किया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से खचा कर लिया। उसने एशिया में नए बाजार खोज लिए, उसने अपनी करेंसी रूबल को बचाया और युद्ध को जारी रखने के लिए संसाधन जुटा लिए। दूसरी तरफ यूरोप खुद अपनी ही जलाई आग में झुलस रहा है। वहां ऊर्जा संकट है, महंगाई आसमान छू रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और जनता अपनी ही सरकारों के खिलाफ सशकों पर है। पश्चिमी देश यानी अमेरिका और नाटो इस युद्ध में मध्यस्थ या मीडिएटर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि रूस की नजर में वे पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं। रूस का मानना है कि यह युद्ध यूक्रेन से नहीं बल्कि अमेरिका से है, जो यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। ऐसे में अमेरिका या यूरोप की किसी भी शांति अपील को मॉस्को में रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ चीन है। चीन रूस का दोस्त है,
लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश चीन पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि चीन निष्पक्ष नहीं हो सकता। तुर्की ने कोशिश की, इजराइल ने कोशिश की, लेकिन सब विफल रहे। तो अब सवाल यह है, जब दुनिया का पुलिसमैन अमेरिका खुद कटघरे में है और दुनिया की संसद अन्न लाचार है, तो शांति का प्रस्ताव लेकर कौन जाए? यहीं पर भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जियोपॉलिटिक्स में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी होती है, और आज के दौर में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास रूस और यूक्रेन दोनों के लॉकर की चाबी है। आइए इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नजरिए से देखते हैं। जब 2022 में युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत पर भारी दबाव बनाया। अमेरिका ने कहा, तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, रूस की निंदा करो, उनसे तेल खरीदना बंद करो। दूसरी तरफ रूस ने उम्मीद की कि उनका पुराना दोस्त भारत उनका खुला समर्थन करेगा। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक अग्नि परीक्षा था। एक तरफ दशकों पुराना परखा हुआ दोस्त रूस था, जिसने 1971 के युद्ध में और कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत को वीटो देकर बचाया। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप थे, जो भारत के आज के सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार और तकनीक के स्रोत हैं। भारत के सामने कुआं और खाई वाली स्थिति थी, लेकिन भारत ने जो रास्ता चुना उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने किसी गुट में शामिल होने से सान इनकार कर दिया। भारत ने तटस्थता नहीं बल्कि सक्रिय शांति का रास्ता चुना। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई, जो रूस के लिए राहत की बात थी। लेकिन साथ ही समरकंद में एससीओ समिट के दौरान पूरी दुनिया के कैमरों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज का युग युद्ध का नहीं है। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति न तो वॉशिंगटन से कंट्रोल होती है और न ही मॉस्को से। भारत अपने फैसले दिल्ली में लेता है, अपने 140 करोड़ लोगों के हित में लेता है। यही वह बात है जिसने भारत को दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य बना दिया है। रूस जानता है कि भारत पश्चिमी दबाव के आगे झुकता नहीं है। भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को सांस लेने का मौका मिला। इसलिए पुतिन प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत सम्मान करते हैं और उनकी बात सुनने के लिए बाध्य हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और अमेरिका भी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है और वह कभी भी किसी देश की संप्रभुता के उल्लंघन का समर्थन नहीं करेगा। सेलेंस्की खुद कई बार पीएम मोदी से बात कर चुके हैं और भारत से मध्यस्थता की गुहार लगा चुके हैं। अब सवाल यह है कि भारत आखिर करेगा क्या? शांति केवल बातों से नहीं आती, उसके लिए एक ठोस रोड मैप की जरूरत होती है। पर्दे के पीछे भारत की कूटनीति बहुत तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को और कीव की गुप्त यात्राएं और विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर की यूरोप में बेबाक टिप्पणियां, ये सब एक बाप में प्लान का हिस्सा हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है सी फायर यानी युद्ध विराम। भारत का पहला प्रयास यह है कि दोनों देश एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हों। इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, इसका मतलब बस इतना है कि बातचीत के लिए बंदूकों का शोर बंद करना होगा। भारत का तर्क यह है कि कोई भी समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेम पर ही निकलेगा। इसके बाद आता है मानवीय सहायता और परमाणु सुरक्षा का मुद्दा। भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है, स्कूल बसें भेजी हैं, जनरेटर भेजे हैं। साथ ही जब जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा मंडराया तो भारत ने सख्त लहर में चेतावनी दी कि परमाणु तबाही किसी के भी हित में नहीं है। भारत इन सॉफ्ट मुद्दों को आधार बनाकर दोनों देशों को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बच्चों की जान बचाना या परमाणु आपदा को रोकना, इन मुद्दों पर न तो पुतिन मना कर सकते हैं और न ही जेलेंस्की। लेकिन असली पेंच फंसता है गिव एंड टेक पर। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो और क्रीमिया तथा डोनबास पर उसका है माना जाए। यूक्रेन चाहता है कि रूस उसकी इंच इंच जमीन खाली करे और 1991 वाली सीमाएं बहाल हों। दोनों की मांगें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यहां भारत की भूमिका एक ईमानदार ब्रोकर की होगी। भारत दोनों को यह समझा सकता है कि पूर्ण विजय अब किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर यह युद्ध और चला तो रूस एक हमेशा चलने वाले संघर्ष में फंस जाएगा जो उसकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। और यूक्रेन के लिए अगर युद्ध नहीं रुका
तो उसके पास बचाने के लिए देश ही नहीं बचेगा, केवल खंडहर रह जाएंगे। भारत एक ऐसा फार्मूल पेश कर सकता है जिसे कूटनीति की भाषा में फेस सेविंग एग्जिट कहते हैं, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे पुतिन भी अपने देश में कह सकें कि हम जीते हैं और सेलेंस्की भी कह सकें कि हमने अपनी आजादी बचा ली। इसमें यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना, लेकिन बदले में उसे सुरक्षा की ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिलना शामिल हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में एक और बहुत महत्वपूर्ण एंगल है ग्लोबल साउथ। यह युद्ध यूरोप में हो रहा है, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीब देश चुका रहे हैं। तेल महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया, खाद की कमी हो गई। जब भारत ने गबीस की अध्यक्षता की तो उसने दुनिया को दिखाया कि वह केवल अपनी नहीं बल्कि उन 100 से ज्यादा देशों की आवाम है जो इस युद्ध के साइड इफेक्ट से पीड़ित हैं। भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया और दुनिया को बताया कि फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का संकट युद्ध से भी बड़ा संकट है। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सच जान सकें। और हां, ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।